Hello students, I am Hardik Sheta from Saraswat International Academy, वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 वेव्स में न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 15.1 से। गिवन बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ वेव मोशन, स्टेट इन ईच केस इफ द वेव मोशन इज ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, फर्स्ट देखो, मोशन ऑफ अ किंक इन अ लॉन्गिट्यूडनल स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय डिस्प्लेसिंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग साइडवेज। तो यहाँ पे साइड में मतलब मेन पोजीशन के आसपास भी ऑसिलेशन होगा और लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन भी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों यहाँ पे पॉसिबल है। सेकंड देखो, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ सिलेंडर containing a liquid by moving its piston back and forth। ओके, पिस्टन को आगे पीछे करने से जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वो वेव्स कौन से टाइप के होंगे? तो यहाँ पे आंसर आएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि मेन पोजीशन के आसपास टू एंड फ्रो मोशन है सिर्फ। ओके, थर्ड देखो, वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मोटर बोट सेलिंग इन वाटर। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव्स आएंगे। डी, अल्ट्रासोनिक वेव्स इन एयर प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल से जो अल्ट्रासोनिक वेव मतलब कौन से वेव्स हुए? साउंड वेव। साउंड वेव कौन सा है, कौन से होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो यहाँ पे डी में आंसर आएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15.2। A wave traveling along a string is described by y equal to a मतलब 0.005 sin 80x minus 3t, in which the numerical constants are in SI units। 0.005 है वो मीटर में है, 80 है वो रेडियन पर मीटर में है और जो 3 है वो रेडियन पर सेकेंड में है। Calculate the amplitude, the wavelength and the period and frequency of wave. Also calculate the displacement y of the wave at a distance 30 centimeter and time 20 second। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले डिटेल लिखते हैं। ये रहा एम्पलीट्यूड 0.005 मीटर। ओके, तो A इक्वल टू 0.005 मीटर। ये वेव वेक्टर K है 80 रेडियन पर मीटर, तो ये K की वैल्यू है 80 रेडियन पर मीटर। ओके, ओमेगा आपको दिया हुआ है 3 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे जो T के साथ मल्टीप्लाइड है वो ओमेगा है। चलो, इतनी डिटेल तो हमारे पास है। ए के लिए हमें क्या फाइंड करना है? एम्पलीट्यूड। फर्स्ट क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड तो डायरेक्ट मिल गया 0.005 मीटर, या तो 5 मिलीमीटर बोल सकते हो। बी में हमें निकालना है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के लिए 2 डिवाइड बाई के कर दो, क्योंकि के इक्वल टू 2 बाई लैम्बडा होता है। तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 80 मतलब ये हो गया पाई डिवाइड बाई 40 मीटर। ठीक है, अब इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करो तो भी चलेगा, ना करो तो भी चलेगा। ओके, वेवलेंथ, उसके बाद सी में पूछा है पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। चलो, टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड के लिए करना है 2 बाई ओमेगा मतलब 2 बाई 3 सेकेंड। ठीक है, और पाई की वैल्यूज डाल दे आप
तो आपको मिल जाएगा 2.09 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी के लिए 1/t करना है, तो 1/2.09 कर दो तो आपको मिल जाएगा 0.48 हर्ट्ज। चलो ये सी का आंसर भी हो गया। उसके बाद आपको पूछा है अल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस एट x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड टाइम t इक्वल टू 20 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है y। ओके, तो एट x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर एंड टाइम 20 सेकेंड। ओके, वी कैन यूज these वैल्यूज इन आवर मेन इक्वेशन। कौन सा है? y इक्वल टू 0.005 इंटू यहाँ पे आएगा साइन, साइन के बाद क्या था? 80x माइनस 3t, तो यहाँ पे लगा देते हैं 80x माइनस 3t, तो ये हो गया 0.005 साइन 80, x की वैल्यू है 0.3 माइनस 3 इंटू t है 20। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.005 साइन, ये हो गया 24 और ये 60। 24 माइनस 60 आया ना। अब ये तो आया रेडियन में, ठीक है, ये आया रेडियन में। यहाँ पे आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें? तो पहले तो टाइम कितना है देखो, 20 सेकेंड है और टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड। मतलब यहाँ पे मिनिमम 8 ऑसिलेशंस हो चुके हैं, 9 ऑसिलेशंस बोल सकते हैं, मिनिमम 9 ऑसिलेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जो एंगल है उसको आप सबसे पहले कन्वर्ट करोगे डिग्री में, और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद आपको आंसर लाना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 0.005 साइन, ये हमारा आंसर आने वाला है -36। उसको आप डिग्री में सबसे पहले कन्वर्ट करो, ठीक है। और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा 180 डिवाइड बाई पाई। ओके, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। चलो, अभी क्या करने वाले हम यहाँ पे, तो ये अगर आप करो, इससे अच्छा आप एक काम करो, इसको रेडियन में रखने के लिए यहाँ पे पाई डिवाइड बाई पाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट बुक वाली मेथड फॉलो करानी है तो यहाँ पे पाई डिवाइड बाई पाई कर दो। अब जो नीचे वाला पाई है उसकी वैल्यू रख दो 3.14, ये वाला पाई है उसकी वैल्यू रख देते हैं 3.14। तो 36 डिवाइड बाई 3.14 क्या आएगा आपका आंसर? तो ये आपका आंसर आएगा -11.46, और ये वाला पाई हम एज इट इज़ यहाँ पे रख रहे हैं। मतलब हमने किया क्या है वो अच्छे से समझो। हमने यहाँ पे जो 36 था और ये जो पाई था उसका कैलकुलेशन कर लिया 11.46, और जो हमारा दूसरा पाई था वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ रखा। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? हम 0.05 इंटू साइन इंटू ये जो -11.46 पाई है उसकी जगह पे अगर मैं माइनस को बाहर निकाल लूँ तो 11.46 पाई रहेगा। तो मैं 12 पाई माइनस समथिंग मतलब 0.54
पाई कर सकता हूँ। 12 पाई माइनस समथिंग तो साइन फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो ये 0.005 साइन यहाँ पे बनेगा 0.54 पाई, 0.54 पाई। ओके, 0.54 पाई मतलब अप्रोक्सीमेट कितना हुआ, पाई/2 जितना हुआ, तो ये हुआ -0.005 और यहाँ पे नियरली इक्वल टू वैल्यू है 1, और नियरली इक्वल टू वैल्यू है 1, साइन पाई/2 की वैल्यू होती है 1। जीरो यहाँ पे हमने क्या लिया है, 0.54 पाई इज नियरली इक्वल टू पाई/2। ठीक है, ओके, चलो इतना काम हो गया। अभी यहाँ पे देखते हैं 12 पाई माइनस समथिंग, तो यहाँ पे 0 एंगल होगा, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 2 पाई एंगल आएगा, यहाँ पे 3 पाई एंगल आएगा। वैसे ही 12 पाई एंगल कहाँ पे आएगा, 12 पाई एंगल एक्स एक्सिस पे आएगा, और 12 पाई माइनस समथिंग मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ में ऑल STC के हिसाब से कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बट ये जो हमारा साइन है वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा, जो यहाँ पे नेगेटिव जो था उसको निकाल देगा। ठीक है, तो हमारा आंसर नियरली इक्वल टू आया 0.005 मीटर। चलो ये समझ में आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 15.3। A steel wire 0.72 meter long has mass 5 into 10 to power minus 3 kilogram. If the wire is under the tension of 60 Newton, what is the speed of transverse wave on the wire? ओके, स्पीड के लिए करना क्या है आपको, तो स्पीड के लिए स्पीड के लिए v इक्वल टू √T डिवाइड बाई म्यू करना है। T क्या है, टेंशन, चलो टेंशन कितना है 60 न्यूटन। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास कितना आपको दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और लेंथ है 0.72। ये जो भी आंसर आए वो आप यहाँ पे रखो म्यू की जगह पे, ठीक है, और टेंशन टी तो आपको दिया हुआ है, दोनों वैल्यू रख दोगे आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, चलो म्यू का जो यूनिट आने वाला है वो किलोग्राम पर मीटर होना चाहिए। ये समझ में आ गया। ओके, अभी देखते हैं एग्जाम्पल 15.4। एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर इज 0 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 किलोग्राम। ओके, तो यहाँ पे जो आपको स्पीड एस्टिमेट करनी है वो न्यूटन्स फॉर्मूला की हेल्प से करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज़ न्यूटन्स फॉर्मूला। यहाँ पे हमें लाप्लास करेक्शन यूज़ नहीं करना है। ओके, चलो तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है, न्यूटन्स फॉर्मूला के लिए हमें v इक्वल टू करना पड़ेगा √ प्रेशर P डिवाइड बाई रो। तो डेंसिटी के लिए आपको करना पड़ेगा मास अपॉन वॉल्यूम। आपको 1 मोल के लिए मास दिया हुआ है 29 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 किलोग्राम, और 1 मोल के लिए वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 22.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी मिल गई आपको 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। प्रेशर हमें पता है कितना होता है एयर का, 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल, और ये है 1.29, रूट भी लेना है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आपको आंसर मिलेगा 280 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे करना क्या था, सिर्फ डेंसिटी निकालनी थी और न्यूटन्स फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था। और अगर आपको लाप्लास करेक्शन की हेल्प लेनी है तो बराबर, अगर आपको
लाप्लास करेक्शन यूज करना है। तो फिर स्पीड इक्वल टू बनेगा अंडर रूट गामा पी बाई रो, अंडर रूट गामा पी बाई रो। गामा की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 5 मतलब 1.4, तो यहाँ पे मैंने लिख दी 1.4। 1.01 इंटू 10⁵ वो पास्कल में प्रेशर है, और डिवाइड बाई रो हमें मिला था 1.29। तो अगर ये कर लेते हो तो आपको आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेट 331.3 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे न्यूटन्स फॉर्मूला की भी हेल्प ले ली और लाप्लास करेक्शन भी हमने यूज़ कर लिया। यहाँ पे था न्यूटन्स फॉर्मूला। ओके, अभी देखते हैं एग्जाम्पल 15.6। टू सितार स्ट्रिंग्स A and B playing the note dha are slightly out of tune and produce beats of frequency 5 Hz। देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ A माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ B इक्वल टू कितना आपको दिया हुआ है 5 हर्ट्ज, और एक पॉसिबिलिटी एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू 5 हर्ट्ज, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है। ठीक है ना, तो एफ ए माइनस एफ बी कर सकते हो, एफ बी माइनस एफ ए भी कर सकते हो। अब आगे देखते हैं। द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बी इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग बी इज स्लाइटली increased and the beat frequency is found to decrease to 3 Hz। अब अगर आप टेंशन इंक्रीज कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पे बीट डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे एफ बी ऐड नहीं होती होगी। अगर ऐड हो रही है तो बीट फ्रीक्वेंसी 5 से ज़्यादा आनी चाहिए, बट यहाँ पे तो आपको 3 दे के रखी है। मतलब जो बीट फ्रीक्वेंसी जो इंक्रीज हुई वो एक्चुअल में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगी, तभी तो बीट फ्रीक्वेंसी बन गई 3 हर्ट्ज। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो इसके ऊपर हम क्रॉस लगा देते हैं। इसको यूज़ नहीं करना है, हमें यूज़ करना है एफ ए माइनस एफ बी। ओके, what is the original frequency of B if the frequency of A is 427 Hz? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कौन सी होनी होगी ये निकालनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो चलो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी मतलब एफ बी निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये इक्वेशंस है उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 1 का ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें तो एफ बी निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू 5। एफ ए आपको दिया हुआ है 427 माइनस एफ बी इज इक्वल टू 5, देन एफ बी इज इक्वल टू आपको मिल गया 422 मतलब 422 हर्ट्ज। ओके, अगर इस हिसाब से अगर एग्ज़ाम में गलती से कर दिया तो क्या होगा, तो एफ बी माइनस ऑफ कर देते 427 इक्वल टू 5, एफ बी इक्वल टू आपका आंसर आ जाता 432, फिर ये गलत होता। तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसका कोई एक्चुअल यूज़ नहीं है मैथमेटिक्स में, बट लॉजिक में यूज़ है हो रहा है यहाँ पे कि अगर बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो
जिसके अंदर आपने टेंशन ज़्यादा किया था, मतलब इंक्रीज किया था, वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबट्रैक्ट हो रही होगी। ठीक है, चलो तो ये हुआ एग्जाम्पल 15.6। अभी एक्सरसाइज में देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15.1। अ स्ट्रिंग ऑफ मास, चलो मास आपको क्या दिया हुआ है 2.5 किलोग्राम। मास आपको दिया हुआ है 2.5 किलोग्राम इज अंडर द टेंशन ऑफ, चलो टेंशन आपको दिया हुआ है 200 न्यूटन। द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, लेंथ आपको दी हुई है 20 मीटर। If the transverse jerk is struck at one end of the string, how long does the disturbance take to reach the other end? मतलब टाइम कितना लगेगा वो निकालना है हमें। एकदम सिंपल सी बात है कि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड क्या है तो अंडर रूट टी डिवाइड बाई म्यू इक्वल टू ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इससे अच्छा है कि हम म्यू पहले से निकाल लें। म्यू क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ होता है ना, तो ये 2.5 डिवाइड बाई 20 मीटर कर दो। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख देते हैं। चलो स्मॉल टी ये 200, म्यू की जगह पे क्या लिखोगे 2.5 डिवाइड बाई 20, तो 20 ऊपर जाएगा। ओके, इतना काम तो हो गया। लेंथ कितनी है 20 और टाइम हमें निकालना है। चलो यहाँ से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो गया एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A stone dropped from the top of the tower of 300 meters splashes into the water of the pond near the base of the tower. When is the splash heard at the top, given that the speed of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड? ठीक है, सपोज ये टावर है और यहाँ पे पानी है, यहाँ पे कोई एक इंसान है, उसने अपने हाथ से एक स्टोन को फ्री कर दिया। चलो तो ये जो स्टोन नीचे जा रहा है, ठीक है, ये जो स्टोन नीचे जा रहा है, तब मानो कि उसने टाइम लिया था t1। जैसे ही स्टोन पानी के अंदर गिरेगा वो एक साउंड जनरेट करेगा और वो साउंड ऊपर की ओर ट्रैवल करेगा, और जो साउंड ट्रैवल कर रहा है वो ऊपर तक जाने के लिए टाइम लगाता है t2। तो जो टोटल टाइम लगेगा, जैसे ही ये इंसान ने उस पत्थर को छोड़ दिया, t1 टाइम पे पत्थर नीचे गया, साउंड जनरेट हुआ, और t2 टाइम में वो साउंड सुनाई दिया। तो टोटल टाइम कितना लगा t1 प्लस t2, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन करोगे डाउनवर्ड मोशन ऑफ स्टोन। चलो स्टोन के लिए आप डाउनवर्ड मोशन स्टडी कर रहे हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है 300, बट यहाँ पे आप लेने वाले हो -300 क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेना है। इनिशियल वेलोसिटी ही 0 है तो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया 0। एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होता है तो -9.8। तो यहाँ पे हमें t की वैल्यू निकालने के लिए करना पड़ेगा 600 डिवाइड बाई 9.8 और उसका भी अंडर रूट लेना है, अंडर रूट 61.2244, अंडर रूट 61.2244। ये आपको मिलेगा टाइम t1, और t1 टाइम मिलता है 7.8246 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम तो मिल गया।
अभी साउंड जनरेट हो गया, और साउंड जनरेट हो गया तो आप बोल सकते हो अपवर्ड मोशन ऑफ साउंड के लिए वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। साउंड की स्पीड कितनी दी हुई है आपको, 340 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आएगा 340, डिस्टेंस है 300 और टाइम है t2। तो यहाँ पे t2 आपको मिलेगा 300 डिवाइड बाई 340। डिवाइड बाई 340, 0.8823। ये भी सेकंड में मिल गया आपको टाइम। चलो तो टोटल टाइम के लिए क्या करोगे आप, t इक्वल टू t1 प्लस t2। t1 कितना था 7.8246 प्लस ये है 0.8823। ठीक है, अब इन दोनों का आप एडिशन कर दो तो 7.8246 प्लस 0.8823 नियरली आपको मिलेगा 8.7 सेकेंड। 8.7069 आया मेरा आंसर। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 8.7 सेकेंड। ओके, 15.3 देख लेते हैं। अ स्टील वायर हैज़ अ लेंथ। चलो यहाँ पे आपको लेंथ दी हुई है 12 मीटर, मास भी दिया हुआ है 2.1 किलोग्राम। What should be the tension in the string, okay, in the wire, so that the speed of transfer wave on the wire is equal to speed of sound in dry air। okay, मतलब स्पीड कितनी रखनी है आपको, 343 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है, √T डिवाइड बाई म्यू। और म्यू मतलब क्या, तो मास पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया √T इंटू लेंथ डिवाइड बाई मास, और यहाँ पे स्पीड v का फॉर्मूला है। ओके, आपके पास v है, आपके पास l है, आपके पास m है, और टेंशन है वो हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ से आप टेंशन निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको टेंशन कैलकुलेट करना है। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाकी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।